morning friends, welcome to my amazing platform BioDC with दिवाकर सर। आज के लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी की संज्ञा भी दे देते हैं। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टैक्सिस प्लस नोमोस से आई है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब रूल्स या लॉ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। It is the branch of science which deals with the study of principles and procedures of biological classification। On the basis of rules or law, on the basis of rules or law। ये टर्म एपी डे कैंडोले ने 1813 में दिया था। टर्म जो दिया था, टर्म गिवन बाय एपी कैंडोले 1813 में दिया था। तो याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है, टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब रूल्स या लॉ होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स और लॉ। कुछ नियम और रूल्स और कुछ जो लॉ होते हैं उसके आधार पे हम लोग
इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी था। टैक्सोनॉमी के फादर जो होते हैं वो कैरोलस लिनियस को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और जानेंगे दोस्तों कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और याद रखिएगा लिनियस ऑफ इंडिया जो है विलियम रॉडबर्गी को कहा जाता है। लिनियस ऑफ इंडिया, लिनियस ऑफ इंडिया विलियम उर्गी, या इसी को विलियम रॉडबर्गी कहा जाता है। विलियम रॉडबर्गी। तो याद रखिएगा लिनियस इंडिया का कौन है? विलियम रॉडबर्गी। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी जिसे हम लोग सेंटा पावो कहते हैं। तो फादर ऑफ, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पावो। तो ये याद रखिएगा कि जो टैक्सोनॉमी के पिता हैं वो कैरोलस लिनियस है, और लिनियस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो लिनियस है वो हम लोग विलियम रॉडबर्गी को कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पावे है। इस आधार पे टैक्सोनॉमी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ बेसिस देखेंगे क्लासिफिकेशन का। तो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ कर लेते हैं। हेडिंग हम लोग देंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का क्या आधार था ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आधार था वो ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स लाइक कैरेक्टराइजेशन, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शंस भी कह देते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशंस, नॉमेनक्लेचर्स, देन क्लासिफिकेशंस। तो ये 4 कंपोनेंट था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला डिस्क्रिप्शंस, दूसरा आइडेंटिफिकेशंस, और तीसरा था नॉमेनक्लेचर, और फाइनली लास्ट था क्लासिफिकेशन। तो ये याद रखिएगा। तो there are 4 component of classification। क्लासिफिकेशन के 4 तत्व थे। पहला था डिस्क्रिप्शन,
दूसरा था डिस्क्रिप्शंस के बाद दूसरा याद रखिएगा ये आइडेंटिफिकेशंस था। आइडेंटिफिकेशन। तीसरा था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। और लास्ट जो था क्लासिफिकेशन था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में 4 कंपोनेंट था। पहला डिस्क्रिप्शंस, पहले किसी भी जीव का यदि हम लोग खोज करते थे तो पहले उसका वर्णन करते थे। वर्णन करने के बाद, वर्णन कर लिए तो उस जीव की पहचान की जाती थी, यानी आइडेंटिफिकेशन। पहचान कर लेने के बाद उस जीव का एक नाम दे दिया जाता था और नाम देने के बाद उसको एक वर्गीकरण में विभाजित कर दिया जाता था। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के 4 थे। पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर और चौथा क्लासिफिकेशन। तो ये इसका बेसिस था जिसको बांटा गया 4 कंपोनेंट्स के आधार पर। इसके अलावा एक टर्म्स आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स भी हम लोग देख लेते हैं। सिस्टमैटिक्स याद रखिएगा, ये एक लैटिन वर्ड था सिस्टेमा। ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब ऑर्डर या सीक्वेंस होता है। याद रखिएगा, जिसका मतलब ऑर्डर या सीक्वेंस होगा, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इसको कह सकते हैं। तो सिस्टमैटिक्स ये टर्म जो दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। टर्म गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक्स जो होता है ये टैक्सोनोमी और फाइलोजेनी के मिलने से ही होता है। यानी फाइलोजेनी कहने का मतलब ये एक तरह का जैविक विकास होता है, यानी इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो याद रखना है हम लोग को, ये टैक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी ये रिलेशनशिप होता है जीवों के बीच। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स समझ में आया होगा, ये टैक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी से मिलके बना है। तो याद रखिएगा एक टर्म था इसके बाद न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू
सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स जो है ये टर्म याद रखिएगा जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था 1940 ईस्वी में। ये टर्म जूलियन हक्सले 1940 में दिया था। और याद रखिएगा इन्होंने बताया था कि ये स्पीसीज जो होते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन होते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी स्पीसीज होंगे वो किस तरह का होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। स्पीसीज जो होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन यानी ये इवोल्यूशंस के ही प्रोडक्ट माने जाते हैं। जो भी स्पीसीज होंगे वो कंसीडर होंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशंस। ये आशा करते हैं ये न्यू सिस्टमैटिक्स और ये सिस्टमैटिक्स समझ में आया होगा। सिस्टमैटिक्स याद रखिएगा ये टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी से मिलके बना है। तो ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है? सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब ही होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। ये टर्म दिया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, ये टर्म दिया गया था। और टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी तो हम लोग समझ गए कि ये एक प्रकार का साइंस होता है, ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम लोग नेमिंग और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स और लॉ। और फाइलोजेनी ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी जीव का। और नया टर्म देखे हैं न्यू सिस्टमैटिक्स, जो जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था। इन्होंने बताया कि जो भी स्पीसीज होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशंस होंगे। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग देंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसमें हम कुछ बायोलॉजिस्ट का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल को सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। अरिस्टोटल को याद रखिएगा अरस्तु भी कहते हैं। अरिस्टोटल ये फादर ऑफ बायोलॉजी as well as जूलॉजी। ये जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं। इन्होंने याद रखिएगा कि एक सबसे पहले इन्होंने बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफाई किया था। तो साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? ये अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल महोदय ने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ आरबीसी
और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के आधार पर ये इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होंगे एनिमल्स को इन्होंने दो भाग में बांटा। पहला भाग को याद रखिएगा, फर्स्ट भाग को एनेमा कहा और सेकेंड भाग को इनेमा। फर्स्ट भाग को एनेमा और सेकेंड भाग को इनेमा। एनेमा नाम से ये स्पष्ट है, ए है, तो इसमें आरबीसी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो आरबीसी इसमें क्या होगा, एब्सेंट, एब्सेंट आर बी सी। और ये इनेमा है, तो इनेमा में आरबीसी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट आरबी सी। तो इन्होंने दो आधार पे एनिमल्स को बांटा। पहला, जिसमें आरबीसी होगा उसको इनेमा कहा, और जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसे एनेमा कहा। तो एनेमा में आ जाएगा दोस्तों, जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे वो इनेमा में आ जाएंगे। इनेमा, इनेमा याद रखिएगा, जितने भी जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे वो एनेमा में आएंगे। एनेमा, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, तो ऑल इनवर्टिब्रेट एनेमा में आ जाएंगे, और जितने भी वर्टिब्रेट होंगे, वर्टिब्रेट, वो इनेमा में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशंस को अटेम्प्ट किया था अरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो भागों में बांट के देखा। पहला भाग एनेमा और दूसरा इनेमा। इनेमा ए से स्टार्ट होता है, तो ए फॉर एब्सेंट, यानी आरबीसी जिसमें क्या हो, एब्सेंट हो, वो एनेमा होगा। इसका एग्जांपल्स जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे वो एनेमा में रखे जाएंगे। और दूसरा है इनेमा। इनेमा मतलब प्रेजेंट आरबीसी, जिसमें आरबीसी क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इसके तहत जो जीव आते हैं, ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट में आ जाएंगे वो इनेमा के तहत आ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड जो आए थे वो हम लोग देखते हैं, थियोफ्रेस्टस आए थे। सेकेंड आए थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जिसे हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने प्लांट्स को तीन भागों में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। प्लांट्स को तीन भागों में बांटा। पहला याद रखिएगा हर्ब्स, दूसरा श्रब्स
और तीसरा जो था वो ट्री। तो थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशंस था वो प्लांट पे था। प्लांट को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। याद रखिएगा, हर्ब्स जो जिसका स्टेम काफी ही मुलायम होता है वो हर्ब्स, या इसी को औषधीय पौधा भी कहते हैं। दूसरा सर्ब्स। सर्ब्स याद रखिएगा जिसमें बहुत सारे सेवरल वुडी स्टेम होंगे, तो उसको हम लोग श्रब्स कहेंगे। और तीसरा ट्रीज, जिसमें केवल एक वुडी स्टेम होंगे, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे, जिसमें सॉफ्ट स्टेम होंगे, सॉफ्ट स्टेम, उसको हम लोग हर्ब्स कहेंगे। और जिसमें सेवरल वुडी स्टेम होंगे वो सर्ब्स कहलाएंगे, वुडी स्टेम होंगे तो ये सर्ब्स कहलाएंगे। और तीसरा जिसमें केवल एक वुडी स्टेम होंगे वो ट्रीज कहलाएंगे, वन वुडी स्टेम। तो ये थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को, क्योंकि ये बॉटनी के फादर्स थे, तो इन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज। हर्ब्स जिसका स्टेम काफी मुलायम हो यानी सॉफ्ट हो। दूसरा सर्ब्स जिसमें बहुत सारे सेवरल वुडी स्टेम पाए जाते हैं वो सर्ब्स कहलाएंगे। और तीसरा जिसमें केवल एक ही वुडी स्टेम पाए जाते हैं। तो ये थियोफ्रेस्टस के बारे में हम लोग देख लिए। अब तीसरा जो बायोलॉजिस्ट थे उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। थर्ड जो थे ये याद रखिएगा कैरोलस लिनियस थे, यानी कैरोलस लिनियस जिसके मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को दिया था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना गया। हालांकि ये सिस्टम्स कुछ इसमें ड्रॉबैक आ गया, जिसके कारण ये इनएडिकेट करार दिया गया, यानी इसमें बहुत सारी चीज खामियां देखी गई, तो इसको इनवैलिड कर दिया गया, यानी इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो तीसरा याद रखेंगे हम लोग, थर्ड है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने याद रखेंगे कि इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसे याद रखिएगा इसका नाम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा गया, जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसी को सिस्टम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। इसमें बहुत सारे खामियां थे, जो खामियां याद रखिएगा ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। पहला, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर नहीं बता पाए। इसके अलावा
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में ये अंतर नहीं कर पाए। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किए, तो इसीलिए इस सिस्टम को इनएडिकेट कर दिया गया, बहुत ही अधूरा माना गया। तो इसमें ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक देख लेते हैं। ड्रॉबैक यानी कुछ खामियां थी। उसमें पहला खामियां था कि ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किए। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। दूसरा यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। और तीसरा जो था वो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक में जैसे आ जाएंगे ग्रीन एल्गी, तो इसके तहत हम लोग ग्रीन एल्गी को रखेंगे। ग्रीन एल्गी। और नॉन फोटोसिंथेटिक में दोस्तों इसमें बहुत सारे फंजाई जो होते हैं ये आ जाएंगे, यानी इसमें क्या आ जाएंगे? फंजाई। तो जो भी फंजाई हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक में आ जाएंगे, और जो फोटोसिंथेटिक है वो इसमें ग्रीन एल्गी ये सब आ जाएंगे। तो लिनियस ने ये चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, इसीलिए इस सिस्टम को इनएडिक्वेट करार दिया गया। इसके बाद फोर्थ नंबर में जो थे, जो उनका नाम अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो इसको आप लोग आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड थे अर्नेस्ट हैकेल। यानी फोर्थ नंबर में ये आ जाएंगे अर्नेस्ट हैकेल। तो ये याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकेल ने इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया था। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। कैरोलस लिनियस जो थे ये 2 किंगडम सिस्टम में एक प्लांट्स और दूसरा एनिमेलिया दिए थे। तो हम नहीं हो सकते हैं कि हम लिख पाए होंगे, तो याद रखिएगा जो कैरोलस लिनियस थे ये 2 किंगडम सिस्टम में फर्स्ट किंगडम में इन्होंने एनिमेलिया को रखा, और किंगडम सेकेंड में याद रखिएगा ये प्लांटी को रखा। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स को एनिमेलिया में रख दिया गया, और जितने भी प्लांट्स होंगे उसे
प्लांटी के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम। इसके बाद 3 किंगडम सिस्टम जो था ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इस सिस्टम में एनिमेलिया प्लांटी के अलावा एक चीज को और इन्होंने जोड़ दिया जिसको प्रोटिस्टा कहा गया। तो याद रखिएगा 3 किंगडम सिस्टम में पहला एनिमेलिया तो था ही, दूसरा प्लांटी था ही, अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा को इन्होंने ऐड किया। तो थर्ड हो जाएगा प्रोटिस्टा। एनिमेलिया के तहत याद रखिएगा हम बता दिए हैं कि जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होंगे वो एनिमेलिया में आ जाएंगे, और जितने भी मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होंगे वो प्लांटी में आ जाएंगे। और प्रोटिस्टा में इसके तहत ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव ही आएंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एनिमेलिया में ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। इसमें रखेंगे ऑल मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स, और इसमें जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव हैं ये इसमें आ जाएंगे। तो ऑल यूकैरियोटिक ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये सभी प्रोटिस्टा के तहत आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे प्रोटोजोआ होंगे, फंजाई होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाएंगे जो यूनिसेल्यूलर होंगे, ये प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया। 2 किंगडम सिस्टम याद रखिएगा कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होंगे वो एनिमेलिया में आएंगे, और जितने भी प्लांट्स आएंगे वो प्लांटी के तहत आएंगे। अर्नेस्ट हैकेल ने इन्होंने बताया कि एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया में मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे, और प्लांटी में भी इन्होंने कहा कि मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। और हैकेल ने जो दिया था वो प्रोटिस्टा था। ये प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव हैं इसमें रखें। तो ये चौथा हम लोग पढ़ लिए हैं बायोलॉजिस्ट जो अर्नेस्ट हैकेल थे। पांचवा जो थे याद रखिएगा हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 5 में लिखेंगे हम लोग हर्बर्ट कॉपलैंड। जिन्होंने 4 किंगडम है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 4
किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। अब इन्होंने याद रखिएगा मोनेरा को ऐड कर दिए। मोनेरा इनके द्वारा जो बताया गया, जो मोनेरा है, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक आएंगे वो मोनेरा में आ जाएंगे। तो इनका जो काम किए इन्होंने मोनेरा पे, हर्बर्ट कॉपलैंड के द्वारा। तो इनके द्वारा भी देख लेते हैं हम लोग। इनके द्वारा जो बोला गया, ये मोनेरा दिया गया था, मोनेरा। और मोनेरा में बताया इन्होंने कि ऑल प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनेरा में आ जाएंगे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे, मोनेरा में। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनेरा में आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोटिस्टा के बाद एनिमेलिया के बाद प्लांटी। ये याद रखना है। तो हर्बर्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, जिन्होंने मोनेरा को ऐड किया। मोनेरा में बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, लाइक बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया जो होंगे, लाइक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया याद रखिएगा। और भी बहुत सारा चीज है जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, वो सभी को मोनेरा के तहत हम लोग रखेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, ये हर्बर्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम को दिया। इसके बाद जो सबसे याद रखेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था, वो 1969 में W.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। तो आगे हम लोग देखेंगे, नंबर 6 में हम लोग देखेंगे W.H. विटेकर। नंबर 6 में हम लोग W.H. विटेकर 1969, ये बहुत बार पूछे हुआ है। इन्होंने क्या दिया था? तो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम दिया, जिसे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, जो काफी एक्सेप्टेड है, अभी भी है, और अभी भी इसी के तहत जीवों को बांटा गया है। तो इसमें इन्होंने ये तो 4 किंगडम दे दिए थे, लेकिन इन्होंने जो जोड़ा था वो जोड़ा था ये किंगडम फंजाई को। ये किंगडम फंजाई को ऐड किया, यानी फंजाई में याद रखिएगा जितने भी सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक जीव होंगे ये किंगडम फंजाई के तहत आ जाएंगे। तो इन्होंने जो बांटा था हम लोग एक बार देख लेते हैं क्लासिफाई करके। तो इन्होंने जो ऐड किया था फंजाई को, फंजाई यानी फंजाई को इन्होंने बांटा था, फंजाई दिया था और बताया था कि जितने भी सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक जीव होंगे वो
फंजाई के तहत रखे जाएंगे। तो ऑल सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक फंजाई इसमें रखे जाएंगे जी। ऑल यूकैरियोटिक ऑल सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइटिक ऑल सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये किंगडम फंजाई के तहत आएंगे। इसके अलावा जो 4 तो था ही, उसमें 4 में याद रखिएगा क्या क्या था। तो इससे पहले हम लोग देखे थे ना, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा लिख लेंगे, इसके बाद देख लेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया के बाद फाइनली हम लोग प्लांटी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो काफ़ी मोस्ट एक्सेप्टेड था। तो याद रखिएगा ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। पूछता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम क्या था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो ये W.H. विटेकर ने कब दिया था, तो 1969 में दिया था। इन्होंने याद रखिएगा 5 आधार बताया, जीवों को जो बांटा था इन्होंने, यानी जो फंजाई को याद रखिएगा बांटा था, उस बेसिस पे जो क्लासिफाई किया 5 आधार दिया। उसमें पहला आधार सेल टाइप, यानी कि जो सेल का प्रकार होता है, जैसे यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, फिर इसमें ये सेल टाइप था। इसके बाद सेकेंड था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब जो उसका एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के तहत आएंगे। तो जो भी याद रखिएगा फाइलोजेनी आएंगे वो इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक के तहत आएंगे। तीसरा इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पे बांटा। इसके बाद न्यूट्रिशंस के मोड पे भी इन्होंने बांटा, और लास्ट जो है वो रिप्रोडक्शंस, जो काफ़ी ही इसेंशियल चीज़ है। तो ये याद रखिएगा, पहला सेल टाइप, दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पांचवा जो था रिप्रोडक्शंस। इस बेसिस पे इन्होंने जीवों को बांटा। तो हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग को समझ में आया होगा कि फंजाई जो है इन्होंने दिया था W.H. विटेकर ने, और बताया कि ऑल सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक जो जीव आएंगे वो फंजाई में रहेंगे। इसको हम लोग मिटा लेते हैं और देख लेते हैं कि कुछ बेसिस दिए थे इन्होंने, कुछ बेसिस को भी हम लोग देख लेते हैं। इस बेसिस पे इन्होंने बेस्ड ऑन पहला था नंबर 1 में, पहला याद रखिएगा कि सेल टाइप, फर्स्ट सेल टाइप, सेकेंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप,
थर्ड याद रखिएगा, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये याद रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और लास्ट था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को दिया था। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस एनसीईआरटी वाले चार्ट्स को हम लोग एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, पहला सेल टाइप, दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पांचवा रिप्रोडक्शन। इस बेसिस पे डब्ल्यू.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया। जो चार्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं और फाइनली आज की क्लास को हम लोग रोक देते हैं। चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो चार्ट आप लोग को दिमाग पे रखना है। बांट लेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। सेकंड पे हम लोग लिख लेंगे मोनेरा, जो एनिमल्स हैं, मोनेरा, मोनेरा। थर्ड में है प्रोटिस्टा, फोर्थ में फंजाई, और याद रखिएगा इसके बाद हम लोग फंजाई के बाद प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया, प्लांटी और लास्ट में हम लोग एनिमेलिया को बांट लेंगे, एनिमेलिया। अब इसमें क्या क्या था, तो पहला सेल टाइप था, पहला याद रखेंगे हम लोग सेल टाइप, सेल टाइप। दूसरा था सेल वॉल, सेल वॉल। तीसरा था न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियस। चौथा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली लास्ट था, आपको लास्ट याद रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो इस बेसिस पे इन्होंने बांटा था। उसमें सेल टाइप मोनेरा का जो था वो याद रखिएगा यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक था। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक। इसके बाद मोनेरा हो गया। प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप था
याद रखिएगा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट ये आपको प्रोटिस्टा में था। फंजाई में याद रखिएगा इसमें मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। और प्लांटी तो याद रखना ही है क्योंकि प्लांटी जो ये मल्टी यूकैरियोट और ये भी मल्टी यूकैरियोट। तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, यूकैरियोट ये भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, यूकैरियोट्स। इसके बाद सेल वॉल, मोनेरा में याद रखिएगा सेल वॉल जो होता है वो नन सेल्यूलोजिक होता है, यानी कि इसमें पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा नन सेल्यूलोजिक होगा, नन सेल्यूलोजिक यानी इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ एमिनो एसिड होंगे, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। इसके बाद प्रोटिस्टा का जो होता है इसमें याद रखिएगा सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम। फंजाई, फंजाई में ये याद रखिएगा होता है, लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो फंजाई का सेल वॉल इसमें पाया जाएगा लेकिन क्या चीज का बना होगा, काइटिन का। तो प्रेजेंट विथ काइटिन, विथ काइटिन। प्लांटी में प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें सेल्यूलोज का बना होगा, प्रेजेंट होगा लेकिन सेल्यूलोज का बना होगा, सेल्यूलोज। और मल्टी सेल्यूलर में तो एब्सेंट ही होता है, तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें एब्सेंट होगा। अब न्यूक्लियस में आएंगे। मोनेरा में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट यानी कि अब बाकी सभी में प्रेजेंट होगा, सभी में प्रेजेंट होगा, सभी में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मोनेरा में जो होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है, सेल्यूलर लेवल। इसमें भी होगा सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल। इसके बाद फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लूज टिश्यू लेवल का होता है, लूज टिश्यू लेवल, लूज टिश्यू लेवल का होगा फंजाई में। प्लांटी में याद रखिएगा इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन। और एनिमल्स में याद रखिएगा इसमें टिश्यू ऑर्गन्स के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम भी होगा, टिश्यू ऑर्गन के साथ साथ टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी, ऑर्गन सिस्टम भी इसमें पाया जाएगा। और लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक और एंड हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक।
प्रोटिस्टा का जो होगा दोस्तों, ये भी ऑटो और हेट्रो दोनों हो जाएगा, ऑटो और हेट्रो, शॉर्टकट ही लिख देते हैं। फंजाई का याद रखिएगा, इसमें सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, 3 प्रकार से इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो याद रखिएगा सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। तो पहला लिख लीजिए सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। और प्लांटी का जो होगा, प्लांटी में याद रखिएगा ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, और लास्ट जो है एनिमेलिया, ये हेटरोट्रॉप्स होंगे। तो ये ऑटोट्रॉप्स और फाइनली ये जो एनिमेलिया है ये हेटरोट्रॉप्स हो जाएंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल ये करते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले देखें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस जो है ये होता है क्या। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एक ऐसा शाखा होता है विज्ञान का जिसमें हम लोग जीवों का नेमिंग और उसका अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ नियम के द्वारा। इसके बाद हम लोग जाना कि टैक्सोनॉमी जो है ये टर्म दिया था एपी डे कैंडोले ने 1813 में ये टर्म दिया था। इसके बाद हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देखें जो कैरोलस लिनियस कहलाए। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी देखें जिसे हम लोग सेंटा पावे को कहेंगे यानी कि कहलाए। तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पावे, भूलेंगे नहीं। लिनियस ऑफ इंडिया, भारत का लिनियस किसे कहा गया, तो विलियम रॉरबुर्गी को कहा गया। इसके बाद हम लोग देखें बेसिस इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस के बेसिस देखें। उसमें हम लोग ने जाना कि ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, इसमें जीवों को हम लोग है ना एक ऑर्डर में एक है ना ऑर्डर सीक्वेंस में, क्रम में, और उसको ग्रुप में बांटे। इसके अलावा इनमें हम लोग 4 कंपोनेंट का जिक्र किया। पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नॉमेनक्लेचर और लास्ट क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेप है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, क्या, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशंस को हम लोग याद रखिएगा, इसमें हम लोग वन ऑफ द मोस्ट स्टेप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। इसके बाद सिस्टमैटिक्स में हम लोग पढ़ें कि सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड से आया है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंस, यानी सम ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग एक शब्द में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कह सकते हैं। इसका टर्म जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इन्होंने बताया कि ये जो सिस्टमैटिक्स है टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी के मिलने से ही ये बना है। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर नए आए जूलियन हैक्सले, इन्होंने एक न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया 1940 के आसपास, और इन्होंने बताया कि जितने भी स्पीसीज हैं वो कंसीडर किए जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन के आधार पे। देन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु, इसको देखा। इन्होंने याद रखिएगा एनिमल्स को 2 भाग में बांटा, एनेमा और इनेमा। एनेमा याद रखिएगा जिसमें आरबीसी क्या हो, एब्सेंट हो, नाम से ही स्पष्ट है एनेमा यानी ए फॉर एब्सेंट। तो जिसमें आरबीसी क्या हो, एब्सेंट होगा, उसको कहा गया एनेमा, और जिसमें आरबीसी पाया जाएगा उस चीज को इनेमा कहा, इनेमा। तो एनेमा में बहुत सारे जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे वो एनेमा में आ जाएंगे, और
जितने भी वर्टिब्रेट होंगे वो इनेमा में। इसके बाद सेकेंड जो बायोलॉजिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। ये प्लांट्स पे काम किए थे। प्लांट्स को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स को कहा ये स्टेम जो होंगे इसमें, इसका स्टेम कैसा होंगे, काफी मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। सर्ब्स के बारे में बताया था, इसमें बहुत सारे वुडी स्टेम पाए जाएंगे और ट्रीज में केवल एक ही वुडी स्टेम पाए जाएंगे। थर्ड बायोलॉजिस्ट थे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना गया। किंगडम फर्स्ट में एनिमेलिया को रखा गया। एनिमेलिया में जितने भी ऑल एनिमल्स जो होंगे वो एनिमेलिया में रख दिया गया। और दूसरा जो किंगडम था जिसको प्लांटी कहते हैं, कि प्लांटी में याद रखिएगा जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे प्लांट्स प्लांटी के तहत रख दिए। इसमें कुछ ड्रॉबैक भी था, जैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, जैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में अंतर नहीं बता पाए। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में ये अंतर नहीं कर पाए। इसके बाद फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने अंतर नहीं स्पष्ट कर पाए, जिसके कारण सिस्टम क्या हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, यानी अधूरा रह गया। फिर आए अर्निस्ट हैकेल। अर्निस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया और अर्निस्ट हैकेल ने जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसमें प्लांटी एनिमेलिया के बाद प्रोटिस्टा को जोड़ा। अर्निस्ट हैकेल ने क्या जोड़ा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बताया इन्होंने कि जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे ये प्रोटिस्टा के तहत रखे जाएंगे। देन इसके बाद 5 जो थे वो हर्बर्ट कॉपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया, जिन्होंने मोनेरा को ऐड किया। और मोनेरा को ऐड करने के बाद इन्होंने बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनेरा में आ जाएंगे। लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी होता है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो याद रखिएगा ये मोनेरा में आ जाएंगे। फिर आया इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक था जो हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया था, इनमें भी बहुत सारे, इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाए। इसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम था आर.एच. विटेकर का, जो 1969 में दिया था, इनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो काफ़ी ही प्रचलित है। अभी भी इस सिस्टम का ही यूज करके कोई भी जीव का क्लासिफिकेशन हो रहा है दोस्तों। तो इन्होंने 5 आधार बताया था। पहला सेल टाइप, दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, तीसरा याद रखिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और 5वां था रिप्रोडक्शन। इस आधार पे इन्होंने जीवों को बांट के देखा और इन्होंने एक चार्ट्स हम लोग इनके द्वारा जो बनाया गया था, इस चार्ट्स को हम लोग देखें कि इस चार्ट में कैरेक्टर कुछ देख लिए हैं, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सेल टाइप मोनेरा का कैसा होगा, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा का कैसा होगा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। फंजाई का कैसा होगा, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। प्लांटी में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। यानी मोनेरा में याद रखिएगा सेल टाइप जो होगा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी में याद रखिएगा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ही होगा। सेल वॉल में मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक होगा, जो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होगा। प्रोटिस्टा का कुछ में ही पाया जाता है सेल वॉल। इसके बाद फंजाई में जो बना होगा वो काइटिन का बना होता है सेल वॉल। प्लांटी में सेल्यूलोज का बना होता है और एनिमेलिया में तो ये एब्सेंट ही होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। तो एनिमेलिया में याद रखिएगा सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल, यानी सेल वॉल याद रखेंगे कि ये एब्सेंट होंगे। इसके बाद न्यूक्लियस में हम लोगों ने जाना कि मोनेरा में जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, बाकी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेल्यूलर लेवल होगा, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर लेवल होगा, फंजाई में लूज टिश्यू लेवल होगा, प्लांटी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा
और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम पे आधारित होगा। और लास्ट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोनेरा में दोनों होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों पाया जाएगा। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों पाया जाएगा। और फंजाई में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक ये तीनों होगा। प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स होगा, एनिमेलिया में हेटरोट्रॉप्स। तो आशा करते हैं आज के इस लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना रखेंगे दोस्तों। इसके लिए आप लोग को इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।